नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रतिशत। आर्ट्स सवाल मैथ्स में दोस्तों हम प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अब तक हम कुल 60 सवाल इसमें कर चुके हैं। और दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है वो अब तक का 61वां सवाल है, और इसी सवाल से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सवाल पे। और देखिए, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या लिखा है कि ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। फिर तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी है, ये हमें बताना है। दोस्तों, ऐसा सवाल बड़े आराम से हमें अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, वहाँ पे भी हम यही मेथड अपनाते हैं और यहाँ पर भी हम सेम मेथड को जो है दोस्तों अपनाने वाले हैं। दोस्तों, हम इन प्रतिशत की मदद से, जैसे कि यहाँ पे बराबर बताया गया है, इनकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, हम ए बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। और दोस्तों, ए और बी और सी का अनुपात आने के बाद अब यहाँ पे गौर से देखिए कि लास्ट में एक कंडीशन क्या दी है कि सी की आय कितनी है, 2000 रुपये है। तो दोस्तों, जो भी अनुपात आएगा सी का, कुछ ना कुछ ए का, बी का, सी का, तीनों का ही आ जाएगा। जो सी का अनुपात आएगा वो हमारे कितने रुपयों के बराबर होंगे दोस्तों, 2000 रुपये के। मतलब अगर बेसिकली इस मेथड की हम बात करें दोस्तों, जैसे कि अब तक हम ये कह रहे हैं आपको कि कितने प्रतिशत कितने रुपए के बराबर है, तो दोस्तों वैसा ही बिल्कुल होता है अनुपात वाले कॉन्सेप्ट में कि अनुपात के कितने यूनिट कितने रुपयों के बराबर आप रख सकते हैं। और उसकी मदद से आपको जैसे यहाँ पे टोटल आय पूछी है, तो टोटल जो उनके अनुपात का यूनिट होगा वो कितना होगा, कितने रुपए के बराबर होगा, वही इनकी कुल आय हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ा सरल रहेगा। और आइए इसे सवाल में अप्लाई करते हैं, जो अभी तक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से जो है समझ में आ जाएं। तो देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, ए की आय का 5%। तो दोस्तों, इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मैं आराम से एक एक स्टेप को आपको समझा के कर रहा हूँ, तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी जा सकती है, पर समझेंगे ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो ए की आय का दोस्तों कितना, 5%, और बी की आय का दोस्तों कितना, 15%। बी का कितना, 15%। ये बात अगर समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे कि कहा क्या गया है, ए की आय का, ए की आय ए ही कह दी मैंने, का मतलब दोस्तों गुणा 5%, यानी कि ए का 5% बराबर है किसके दोस्तों, बी। गुणा का मतलब क्या है, का। बी का कितने परसेंट दोस्तों, 15%। और दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और दोस्तों, गुणा के मान अपने नहीं होते, दूसरों के होते हैं, ये हमने बताया है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और पहले तो आप ये करिए, दोनों तरफ प्रतिशत काटिए। अब देखिए, 5 एकम 5 और दोस्तों 5 तिये 15। अब बताइए दोस्तों, बटे में भेज दीजिए, यानी कि ए बटे बी ऐसा कर दीजिए। यहाँ पे ए है और ये बी जो है आप बटे में भेज दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपका 3 है यहाँ पे, और ये 1 जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर किसी के नंबर में बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने कहा कि ए अनुपात बी हमारे पास कितना आया है, 3:1। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, ए और बी का अनुपात निकाला। अब बिल्कुल सेम ही तरीके से हम यहाँ पे बी और सी का अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए क्या कहा कि बी की आय का कितना परसेंट दोस्तों, 10%। अब देखिए, ये तरीका तो आपको समझ में आ गया है कि बी की आय का 10% यहाँ कैसे लिखा जाएगा, बी गुणा 10%, बी का 10%, सी के आय के 20% के बराबर। तो दोस्तों, इस बात को कैसे लिखे हम, सी गुणा 20%। ठीक है, दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 10 एकम 10 करिए, 10 दूनी 20 यहाँ पे ऐसे करिए। अब देखिए, बी और बटे सी दोस्तों ये ऐसे किया आपने, और यहाँ पे क्या है 2 और बटे दोस्तों कितना, 1। समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि आपने किस तरीके से सी को बटे में लिया और यहाँ पे 1 इधर यहाँ पे भेज दिया। तो दोस्तों, बी अनुपात सी कितना आया है, 2:1। इस तरीके से दोस्तों, ए का 5% बराबर है बी के 15% से, यहाँ से ए और बी का अनुपात हमने 3:1 प्राप्त किया। और बी का 10% सी के 20% के बराबर होगा दोस्तों, तो बी अनुपात सी 2:1। ऐसे हम हर बार दोस्तों इस प्रकार के सवाल में ऐसा अनुपात ही बनाएंगे। तो ये चीज़ें अगर और क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे। और तरीका क्या है दोस्तों उसका निकालने का, जैसे यहाँ पे लिखा है ए अनुपात बी। तो दोस्तों, अपना अनुपात ए का कितना है, 3, यहाँ पे बटे में लिखिए। बी के साथ ये अनुपात कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। और दोस्तों, सी का अनुपात कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा।
अब बताइए दोस्तों, कल भी हमने बात की है कि खाली स्थान है तो बराबर का नंबर वहाँ पे लिख देंगे हम। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, बराबर की संख्या हमने 2 लिख दी यहाँ पे। अब देखिए सीधे सीधे गुणा करेंगे 3 की और किसकी, 2 की, तो 3 दूनी दोस्तों 6। अब बताइए 2 एकम 2 और दोस्तों 1 गुणा 1 1, तो दोस्तों 6:2:1 इनके, यानी कि A का अनुपात यहाँ पे 6 है, B का अनुपात दोस्तों 2 है और C का अनुपात कितना आया है, 1 आया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ इस लाइन से हमने ये अनुपात बनाया, दूसरी लाइन से हमने ये अनुपात बनाया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि हम इन अनुपात से A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिया है सवाल में, 6:2:1 आया है। अब दोस्तों C की आय बताई है 2000 रुपये, रुपयों में कितनी, 2000, और C का अनुपात कितना दोस्तों, 1। तो इस अनुपात को मैं कहूँगा कि 1 यूनिट है। C के लिए दोस्तों जो अनुपात है वो 1 है, तो मैंने उसको 1 अनुपात को 1 यूनिट कह दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं, क्या दिक्कत है। एक अनुपात को समझने के लिए ये तो मैं कहूँ कि 1 अनुपात, या दोस्तों मैं से यूनिट के फॉर्मेट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो C की आय कितनी, 2000 रुपये, तो इसका मतलब 1 अनुपात 2000 रुपये के बराबर है, अर्थात 1 यूनिट दोस्तों कितने के बराबर हुई, 2000 रुपये के। अब देखिए दोस्तों A की कितनी यूनिट बैठ रही है, यानी कि अनुपात कितना है, 6, B के कितने हैं, 2 है, और C के कितने हैं दोस्तों, 1। अगर ABC की कुल आय पता करनी हो तो दोस्तों कुल अनुपात देख लीजिए कितने होंगे, तो 6 और 2 8 और 1 दोस्तों कितना, 9, यानी कि 9 यूनिट अनुपात बैठ रहा है दोस्तों इनका। अब देखिए 1 का मान 2000 है, तो बताइए दोस्तों 9 का मान कितना होगा, 9 की गुणा किस में कर दी जाएगी, 2000 में, और दोस्तों 9 गुणा 2 कितना होगा, बताइए, 9 दूने 18,000 रुपये। तो इतनी सहजता से दोस्तों आपने इस सवाल को निकाल लिया और इस तरीके से बताया कि ABC की जो कुल आय है वह कितनी होगी दोस्तों, 18,000 रुपये, अर्थात इस सवाल का आंसर क्या हुआ आपका, सी इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। चलो, तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, 62वां सवाल देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों उत्तीर्ण का मतलब सभी को अच्छे से पता है कि क्या मतलब है इसका, पास। ठीक है, कि इतने बच्चे पास हुए हैं। और दोस्तों यदि 420 परीक्षार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका अर्थ भी सभी को पता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फेल, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे ये हमें बताना है, कि कुल कितने परीक्षार्थी थे दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ऐसे सवाल में हम क्या करने का प्रयास करते हैं, हम बार बार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि दोस्तों हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रतिशत कितने विद्यार्थियों की संख्या के बराबर हैं, ताकि तो दोस्तों टोटल प्रतिशत निकाल सकें हम, और टोटल परसेंटेज से टोटल बच्चे निकल जाएंगे। तो दोस्तों कुल कितने परीक्षार्थी मानने चाहिए, बताइए, कुल परीक्षार्थी मानने चाहिए कि 100%, प्रतिशत में कितने दोस्तों, 100, और डाटा हमें उनकी संख्या निकालनी है। तो कुल परीक्षार्थी हमने मान लिया कि माना कुल परीक्षार्थी कितने दोस्तों, 100%। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कहा कि 100%। और दोस्तों जैसे कि सवाल में कहा गया कि कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, तो दोस्तों उत्तीर्ण मतलब क्या हुए, पास, है ना, पास का ही तो मतलब क्या है, उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों कितने कहा इन्होंने, 65% कहा। अब देखिए दोस्तों, और इन्होंने अगली लाइन में लिखा 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब दोस्तों आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई होगी कि अगर मैं 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण तो कह ही रहा हूँ, फेल अनुत्तीर्ण दोस्तों 420 तो हम कह ही रहेंगे क्योंकि ये तो सवाल में ही लिखा है। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि 100 में से 65% घटा करके कितने प्रतिशत बचता है दोस्तों, 35%, है ना। 100 में से 65% घटा करके दोस्तों कितना बचता है, 35%। और क्या ये 35% इस 420 के बराबर होगा, बस ये समझिए आप यहाँ पे। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो दोस्तों आगे का प्रोसेस आप जानते ही हैं कि कितना सरल रहेगा। बस इस बात को ही अच्छे से समझना था कि कुल परीक्षार्थी अगर 100 हैं और 65% वहाँ पे क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। तो जैसे कि इन्होंने वैसे संख्या बताई है अनुत्तीर्ण की, लेकिन दोस्तों संख्या तो 420 कह दी है, अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि प्रतिशत में अनुत्तीर्ण की मान कितना हुआ। तो दोस्तों अगर 100% में से 65% पास है, उत्तीर्ण है, तो 35%, 100 में से 65 घटा करके 35% क्या है, अनुत्तीर्ण है। और इन्हीं 35% की संख्या ये यहाँ पे 420 दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे 35% ही कितने के बराबर हुआ है, 420 परीक्षार्थियों के दोस्तों। तो दोस्तों इसके आगे की कार्यवाही बताइए। 1% का मान कहते हैं हम निकालने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 420 और बटे में कितना गया, 35। अब दोस्तों कुल परीक्षार्थी कितने, तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं दोस्तों आपके, 100। तो आप क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, 5 से काटते हैं या 7 से काट दीजिए दोस्तों, या 5 से, चलिए 5 से काट दिया, 5 से 35। तो दोस्तों 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10। और दोस्तों 7 से ये कटा 6 बार, है ना, 7 छंग 42। अब देखिए 6 दूनी 12। तो दोस्तों 60 की और 20 की गुणा करके
कितना आया 1200। इसका मतलब 100% की जो संख्या आई है दोस्तों परीक्षार्थियों की वो कितनी आई 1200। और इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या हुआ दोस्तों बी। तो बी इस सवाल का दोस्तों क्या हो गया है आंसर आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल 63वां सवाल है हमारे सामने कि 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है दोस्तों, ये सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द आप देख पा रहे हैं आय, और फिर है अगला खर्च, और दोस्तों जो पूछा गया है वह क्या है बचत। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक फंडा तो वही है कि कितने प्रतिशत कितने रुपयों के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमें यहाँ से पता लग जाता है तो उसके बाद हम एक का मान निकालते हैं उसे बट्टे में भेज के, और जो हमें चाहिए उससे हम गुणा कर देते हैं। तो बड़ी सरलता से ही सहजता से हम ये सवाल के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के लिए हम मेहनत करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो 3 शब्द जो सर्किल किए हैं वैसे तो आप इनके बारे में जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आय बराबर क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति जितना खर्च करता है प्लस दोस्तों जितनी वह बचत करता है, यानी कि खर्च प्लस बचत उसके आय के बराबर ही होगी। ये बात हम बड़ी सरलता से कह सकते हैं कि दोस्तों किसी की आमदनी 10,000 रुपये है, अगर वह उसमें से 8,000 रुपये खर्च करता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो 2,000 रुपये बचाता है। तो 8 और 2,000 बराबर कितने होंगे 10,000, ऐसा हम कह सकते हैं बड़ी आराम से। तो दोस्तों ये वाला तरीका हमें, मतलब ये बात इन तीनों शब्दों में ये संबंध हमें अच्छे से पता है, तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कहा कि वह कितनी बचत करता है, तो सबसे पहले दोस्तों 720 रुपये की आय कहा उन्होंने, और उसमें से 65% जो है खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या मान के चलने वाले हैं, आप अच्छे से जानते हैं। हम यहाँ पे टोटल क्या है आय है, 100% किसको मान सकते हैं यहाँ पे आय को। दोस्तों आय के ही तो हिस्से हैं दोनों, तो आय को ही क्या माना जाएगा, टोटल इनका आय बैठती है। तो आय मान ली हमने कितनी की, माना आय 100% है। आय मतलब दोस्तों आमदनी, वेतन, तनख्वाह, ठीक है, जो भी किसी की आमदनी है उसको आय कहा गया। तो 100%। और दोस्तों खर्च देखिए साफ साफ लिखा है कि 65% राम जो है खर्च करता है। तो देखिए दोस्तों खर्च कितना आ गया है 65%। और आप बड़ी सहजता से बता सकते हैं कि 100% में से अगर 65% खर्च कर दे तो दोस्तों बाकी क्या होगा, बचत ही तो होगी, तो बचत आ जाएगी। आय में से अगर आप खर्च घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बचत। तो 100% में से दोस्तों अगर आप ये इधर के 65% घटा देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 35%। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ कहा कि वह कितनी बचत करता है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि आप क्या करते हैं कि कुल कितना किसके बराबर है ये पता करते हैं। तो दोस्तों 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च होता है। तो 720 रुपये क्या है, हमारी आय है। तो दोस्तों यहाँ पे आय हमने कितनी मान ली है 100%। तो 100% ही किसके बराबर होंगे दोस्तों, यहाँ पे आय के 720 रुपये के, यानी कि दोस्तों 100% ही यहाँ पे। अच्छा दोस्तों ये सवाल थोड़ा अजीब भी लग सकता है यहाँ से, क्योंकि अक्सर तो हम 100% का मान पता करते थे, जबकि इस बार हमने 100% के बराबर ही 720 लिया है। लेकिन दोस्तों ये तो डाटा पे डिपेंड करा है कि 720 रुपये इन्होंने आय दी है, कि मान लीजिए अगर ये बचत देते तो हम 35% के बराबर रुपये करते, और अगर ये खर्च देते तो हम 65% के बराबर, अदरवाइज बचत में 35 के बराबर। तो दोस्तों इन्होंने आय दिया है तो हम क्या करेंगे 100% के बराबर रखेंगे। तो 100% बराबर किसके रख रहे हैं हम 720 के। और दोस्तों एक का मान कैसे प्राप्त करते हैं हम 720, और जो भी यहाँ पे नंबर है वो क्या बटे में ये एक का मान आ गया। अब जो चाहिए उससे गुणा करते हैं दोस्तों। तो बचत कितनी है दोस्तों 35%। तो दोस्तों बचत कहाँ है ना, तो बचत कितनी है 35। तो दोस्तों 35 से क्या कर देंगे हम गुणा। अब बताओ दोस्तों, देखिए ये जीरो कैंसिल कर लीजिए। अब अगर मैं इसे 5 से काट दूँ तो 5 दूनी 10, और दोस्तों 5 से थे 35। अब देखिए दोस्तों 2 से कितनी बार गया 36 बार। अब गुणा करें तो 7 छंग 42 दोस्तों 4, और 7 तिये 21, और 4 दोस्तों कितना 25। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया 252। तो सी आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ हमारे मित्र ये कह सकते थे कि इतना जानने की जरूरत थी नहीं इस सवाल में, कि हम इतने लंबे इस बार जाएं, कि दोस्तों बहुत जल्दी हम कर सकते थे, कि हम ये समझ सकते थे बहुत जल्दी कि आय कितनी 100%, तो खर्च कितना 65%, और अगर खर्च बताया है 65 तो बचत कितनी होगी 35%। और दोस्तों कुल आय कितनी है 720, और 720 का 35% अगर आप सीधे निकाल दें कि 720 गुणा 35, और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या कर दें हम बटे में 100। तो देखिए दोस्तों वही कंडीशन बनी है, और जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, और दोस्तों वही 5 दूनी 10, 5 से 35, और दोस्तों ये कितना आ गया 36, और 36
7 छंग 42 और 7 ते 21 और 4 25। तो दोस्तों वही आया है 252। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे ये बात समझ सके कि यहाँ पे कि आय जब टोटल देता है और टोटल में ये परसेंटेज हमें पता लग गया कि टोटल तो 720 है और बचत कितनी है दोस्तों 35%। तो हमने सीधे सीधे 720 का 35% निकाल के क्या कह दिया कि 252 है वो हमारी क्या है यहाँ पे बचत है, और हमारा आंसर क्या है दोस्तों, सी जो है हमारा आंसर है। तो दोस्तों जैसा सहज लगे वैसा करिए, ठीक है। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और बहुत ही आसान सवाल है। और दोस्तों लगातार हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि सवाल की लैंग्वेज जो दोस्तों भाषा है उसे हमें बहुत ही बेहतर ढंग से समझना सीखना है। यहीं पे हमारा सवाल जो है दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए इस सवाल में क्या कहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से है 20% तथा 50% अधिक हैं, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों ऐसा सवाल हमने कल किया था इस प्रकार की भाषा पे आधारित। यहाँ पे बेसिकली 3 संख्याओं का जिक्र है, 2 संख्याएं जो हैं उनकी तुलना एक तीसरी संख्या से की है। तो दोस्तों सबसे में अहम तो है इसमें इनका क्रम कि पहली, दूसरी और तीसरी। तो कौन जो पहली है वो पहली ही रहेगी, जो दूसरी है वो दूसरी रहे, जो तीसरी है दोस्तों तीसरी रहे, ताकि आगे की भाषा में हम कोई गलती ना करें। जैसे इन्होंने कह दिया कि इन संख्याओं का अनुपात, तो इनका अर्थात किन का, ठीक है दोस्तों। ये सवाल हमारे दिमाग में, क्योंकि इनका तो दोस्तों अनुपात तो 2 ही संख्याओं के हैं, तो वे 2 संख्याएं कौन सी होगी ये बड़े आराम से समझना है। तो दोस्तों क्या कहा, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है। तो किससे दोस्तों, तीसरी से। 20% अधिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब ही क्या है कि बटे में क्या है 100 है, 100 के मुकाबले तुलना हो रही है कि यानी कि अगर तीसरी 100 है तो ये 20 ज़्यादा है, अर्थात अगर तीसरी 100 है तो ये है कितनी है दोस्तों 120 है। इसका मतलब ये है, जो प्रतिशत लगा होता है यही बताता है कि 100 के हिसाब से ये है। तो तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा, यानी कि तीसरी अगर 100 होगी तब ये 120 होगी, तथा 50% अधिक, यानी कि दोस्तों कौन सी 2 संख्याएं, तो पहली तो 120 ज़्यादा होगी, क्रम का मतलब पहले वाली तो जो है वो 20% और दूसरी का जो है वो कितनी दोस्तों 50% अधिक। तो दोस्तों दूसरी कितनी हुई, ये तो 20% ज़्यादा हुई तो 20 जोड़ दिए हमने, और यहाँ पे दोस्तों दूसरे वाली कितनी ज़्यादा 50 ज़्यादा, तो दोस्तों यहाँ कितना आ गया 150। तो इस तरीके से 2 संख्याएं कौन कौन सी दोस्तों, ये 2 हैं भी, ठीक है। जो तीसरी संख्या से, पहले वाली तो ये 120 हुई क्योंकि ये 20% ज़्यादा है, और दूसरे वाली 150 हुई क्योंकि ये 50% ज़्यादा है। ऐसा सवाल में लिखा है। इन संख्याओं का, इनका मतलब दोस्तों इन 2 का, 2 संख्याएं जो तीसरी से ये 20 ज़्यादा और ये 50 ज़्यादा है, तो इन संख्याओं का अनुपात बताना है। तो दोस्तों पहली संख्या क्या हुई हमारी 120 हुई, और दूसरी कितनी हुई दोस्तों 150 हुई। और कैसे हुआ आप समझ गए, तीसरी संख्या के तुलना करके कि ये 20 ज़्यादा तो 120 हुई, ये 50 ज़्यादा तो 150 हुई, तीसरी संख्या के हिसाब से। अब दोस्तों इनका अनुपात हमें निकालना है। अब देखिए 0 कैंसिल कर दी, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 और दोस्तों 3 पंजे 15। तो कितनी सहजता से हमने इसका आंसर प्राप्त किया दोस्तों 4:5। तो कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, बी, है ना। इस सवाल का आंसर क्या आ गया दोस्तों, बी ऑप्शन वाला आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो देखते हैं दोस्तों अगला 65वां सवाल। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, इससे वह संख्या क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है, 1% घट जाती है, सी ऑप्शन है 1% बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या इस सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ये बेहद ही आसान सवाल है, और कुछ के दिमाग में तो इसका आंसर आ ही चुका होगा, इसलिए सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम आंसर पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर कुछ ज़्यादा जल्दी आ जाता है दोस्तों, वैसे हम इसे बेसिकली समझते भी हैं। तो देखिए ऐसे सवाल में जिसमें इतनी ही जो है दोस्तों संख्या में वृद्धि बताई हो और उतनी ही क्या बताई हो दोस्तों, कमी बताई हो, तो ऐसे हमेशा सवाल में आप याद रख सकते हैं, और ये बात आपको याद रहेगी भी कि हमेशा ही क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। क्यों होगी उसको भी समझेंगे। और इसकी बहुत ही साधारण सबसे अच्छा जो मेथड लगता है दोस्तों, इसमें कई सारे मेथड हैं, है ना। जैसे कहा भी जाता है कि बहुत सारे मेथड होते हैं, इसमें ज़्यादा ही मेथड है। जैसे सबसे पहला है कि जितने की वृद्धि और उतने की कमी, तो दोनों संख्याओं को क्या करिए, गुणा करिए, 10 × 10 और 100 से क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग कर दीजिए। ये इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच लगती है सभी को। तो 1 × 1 दोस्तों 1% की ये क्या आई, कमी आई। इसका मतलब दोस्तों क्या, 1% की कमी यानी कि 1% घट जाती है। तो दोस्तों आंसर क्या है इसका, बी है ना। बहुत ही सहजता से बता सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों इसमें x + y + xy/100 का मेथड लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों ये मेथड लगा सकते हैं कि कोई संख्या अपने आप में पहले क्या थी, 100 थी, और दोस्तों उसमें पहले 10 की वृद्धि हुई तो वो 110% हुई, तो आपने 110/100 किया,
और दोस्तों उसमें 10% की बाद में कमी हुई, तो दोस्तों वो 10% घट गया, तो दोस्तों कितना हुआ 90% हुआ, तो 90/100 किया, आपने एक 100 को काट दिया। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करा, 2 जीरो कैंसिल कर ली, 11 9 दोस्तों कितना करा आपने 99 किया। और दोस्तों 100 में से 99 अगर घटा दें तो क्या आया 1% की कमी आई, यानी कि दोस्तों 1% क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों ये वाला एक मेथड हो गया जो बहुत अच्छा लगता है ये भी, और क्योंकि बराबर अगर हैं तो ये वाला काम कर जाता है। लेकिन दोस्तों अगर अलग अलग भी हो, जैसे यहाँ पे 20% की वृद्धि बता दी जाती तो हम क्या कर सकते थे दोस्तों, इसी तरीके से 100 और वृद्धि में 120 लिख लेते, और मान लीजिए कमी वहाँ 10 की बताते, और तब 10 घटा के दोस्तों 90% कर लेते, और इस तरीके से करते तो 12 में 108, और दोस्तों क्योंकि ये 100 से 8% ज़्यादा होता तो हम कहते कि 8% की क्या है, वृद्धि है। तो दोस्तों ये वाला मेथड अलग अलग अगर नंबर है तब भी लग जाता है, अदरवाइज ये वाला तभी लगेगा जब दोनों मान वृद्धि के और कमी के क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 20% की वृद्धि कहता और 20% की कमी, तो दोस्तों आप क्या करते, 20 गुणा 20 बटे क्या कर देते, 100 कर देते, और इस तरीके से काट के 4% की क्या बताते दोस्तों, कमी बताते। ठीक है, हमेशा कमी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वाला मेथड है तो ये वाला लगाइए कि कोई चीज़ पहले अपने आप में 100 है, पहले उसमें 10 की वृद्धि हुई तो वो 110% हो गया, तो 110/100 के लिए बटे में आप 100 लिख रहे हो, और 10% कम हो गया तो 100 में से 10 घट के 90 आ गया, प्रतिशत के लिए बटे में 100 लिखा, 100 तो यहीं पर कट गया, बाकी 2 जीरो कट के 11 99, तो यानी कि पहले 100 था और अब 99, इसका मतलब 1% की क्या हुई दोस्तों, कमी हुई, घटे हैं। और अगर बिल्कुल बेसिक पे जाएं, एक बात को अच्छे से समझें कि दोस्तों कि पहले कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, और 10% की वृद्धि होने के बाद वह कितनी हुई, 100 कितनी हुई दोस्तों, 10% की वृद्धि के बाद 100 का कितना बना, 110, और उसके बाद 10% की कमी। तो यहाँ पे लॉजिक समझना है दोस्तों, गलती ये कर सकते हैं कि 110 में से 10 ही घटा सकते हैं, जबकि ये समझना है कि 100 का तो 10 कितना हुआ दोस्तों, 10 हुआ, और 10 बढ़े तो 110 हुआ, जबकि 110 का 10% बताओ, जीरो कैंसिल और 11 एकम 11, तो ये 11 बैठेगा दोस्तों, और 11 घटाने के बाद कितना होगा बताइए, 110 में से 99, तो देखिए कितने की कमी हुई, 100 से 99 होगा, अर्थात 1% की कमी। तो दोस्तों कोई चीज़ 100 थी, पहले 10 की वृद्धि तो 110 हुआ, और 110 का 10% 11, यानी कि 11 घट के कितना हुई, 99, यानी कि 100 के मुकाबले 99 होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1% की कमी हुई। तो दोस्तों इतने सारे तरीके हैं इन चीज़ों को करने के, और सबसे बेस्ट अप्रोच ये आपको लगी होगी जो हमने सबसे स्टार्टिंग में की थी कि दोनों संख्या अगर समान है गुणा करिए, 100 से भाग करिए, 2 जीरो कटी, 1 गुणा 1 1% की कमी आ गई। याद रखिए चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पर बढ़ देंगे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिशत निकालना हमने बड़ी सहजता से सीख लिया है, और यहाँ पे कि जो डाटा है दोस्तों उनमें जो समस्या है ये भी हमें पता लग गया है कि यहाँ पे यूनिट की दिक्कत है, अदरवाइज ये मान जो है ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा और गुणा में 100 आएगा। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि ये भी जो भी होगा जो हम इसे बदल लेंगे बाद में, इसका ये मतलब ये जो है एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिन लिखा है, यहाँ पे घंटे और मिनट लिखे हैं, तो हमारे पास चॉइस है हम इन्हें घंटे में बदल सकते हैं, हमारे पास चॉइस है हम इन्हें मिनट में बदल सकते हैं, सेकंड में बदलेंगे, अपनी कैलकुलेशन और बड़ी करेंगे दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों हम इन्हें दिन में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे सुविधा का काम क्या लग रहा है, सबसे सुविधा का काम लग रहा है घंटे में बदलना। इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं दोस्तों कि हमें ये समझ में आवे कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट है, जिसमें आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, बदलाव कम करना पड़े और आपकी चीज़ें बराबर हो जाए। और दोस्तों टारगेट केवल बराबर करने का है यूनिट, न कि किसी खास यूनिट में बदलने का कोई दबाव है हमारे पास, हमें जो अच्छा लगे वो करें। दोस्तों मैंने घंटे क्यों कहा वो समझ लेते हैं, क्योंकि एक दिन में हम आराम से कह सकते हैं दोस्तों कि 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे। दोस्तों जब भी दिन लिखा रहता है तो 24 ही लेते हैं, ठीक है, दिन रात। अब ये नहीं कहते कि दिन में 12 हैं और रात में है 12 तब जाके, तो टोटल ही लिए जाते हैं। इसी तरीके से दिन रात के सब लगा के दिन के घंटे 24 लिए जाते हैं। तो एक दिन में कितने दोस्तों, 24 घंटे। और दोस्तों यहाँ पे ये घंटे में है ही, क्योंकि तो 4 घंटे तो बस ये रहा। तो दोस्तों बस ये जो मिनट हैं इनको हमें क्या बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। इससे बड़ी सरलता हुई कि एक का तो तुरंत कह दिया हमने कि एक दिन में 24 घंटे, तो इसमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगी। 4 घंटे 4 घंटे रहा, बस 30 मिनट का दोस्तों 60 से भाग करके 30 से कम 30, 30 दूनी 60 और 1/2 दोस्तों बताओ 1/2 कितना हुआ, 0.5। 1/2 दोस्तों कितना, 0.5 घंटे। समझते हैं, 2 पंजे 10 तो 0.5। तो दोस्तों 4 + 0.5 इसका मतलब 4.5 घंटे। दोस्तों कितने, 4.5 घंटे। तो दोस्तों ये तो आगे 4.5 घंटे। और दोस्तों कितना, एक दिन का, यानी कि 24 घंटे का किसके साथ है दोस्तों, इसके साथ। तो दोस्तों बताइए क्या बताया कि इस नंबर को
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ऊपर लिखा और का वाले नंबर 24 घंटे को बटे के लाइन के नीचे लिखा। और प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या करा दोस्तों, 100 से गुणा कर दी। अब देखिए पॉइंट हटा लीजिए और बटे में कितना आ गया, 10 आ गया। ये जीरो कैंसिल की। अब इसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, देखिए आप किससे काट सकते हैं, आप 2 से काट लीजिए। तो 2 से दोस्तों कितनी बार, 12 बार। 2 से कितनी बार दोस्तों, 5 बार। अब देखिए दोनों किससे कटेंगे, 3 से काट लेते हैं। तो दोस्तों 3 चौक 12 और दोस्तों 3 से कटेगा कितनी बार, 15 बार। 15 3 45। अब बताइए दोस्तों 15 5 75 और दोस्तों बटे में कितना, 4%। अब देखिए दोस्तों, या तो हम ऐसे रखें और हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारा ऑप्शन है नहीं, हमारा ऑप्शन है सही में मिक्स फ्रैक्शन में। इसलिए दोस्तों या तो डायरेक्ट अंदाजा लगा लीजिए कि 18 चौक 72 होंगे, तो 18 से ही 3/4 आएगा। या दोस्तों कैलकुलेशन करके देखिए, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों हर एक कैलकुलेशन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्लियर हो जाए चीज़ें। तो 4 एकम 4 और घटक के दोस्तों 3 और 5 आया और 4 अठे 32 दोस्तों, और शेषफल कितना रहा, 3। तो दोस्तों ये जो है आपका, तो कितना 18 से ही शेषफल को ऊपर लिखिए 3 और बटे कितना 4। तो दोस्तों 18 से ही 3/4%। और यहाँ पे हमने खुद कैलकुलेशन करके देखी, अदरवाइज 18 चौक 72 और 3 75 में बड़े अच्छे से समझ में आ रहा था दोस्तों। और ये यहाँ पे है सी ऑप्शन में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बड़ा अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही अच्छे से इस सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं क्या है। तो एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। तो दोस्तों क्या कहा गया, यहाँ पे हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है वो अनुपात दे दिया गया है दोस्तों, रेशो बता दिया गया है कि दोस्तों लड़के अर्थात बॉयज़ और लड़कियां अर्थात गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो जो अनुपात है दोस्तों लड़के और लड़कियों का, वो कितना है, 3:2 है। और यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को दोस्तों क्या है, छात्रवृत्ति मिल रही हो। देखिए गौर करिएगा इस बात पे, यहाँ पे कहा गया है कि छात्रवृत्ति मिल रही हो, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत छात्र हैं। तो दोस्तों मैंने कहा कि गौर करें इस बात पे कि क्या तो दिया है और क्या पूछ लिया है। यहाँ पे कहा है दोस्तों कि 20% 30% छात्रवृत्ति मिल रही है इनको बच्चों को, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं ये हमें बताना है। मिलने वाले दिए हुए हैं 20% और 30%, और न मिलने वालों के बारे में हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या जानकारी आपके काम आएगी। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से सवाल को लिखेंगे, ये सबसे अहम है ताकि आपका अरेंजमेंट खराब ना हो। तो दोस्तों जैसे इन्होंने अनुपात दिया लड़के और लड़कियों का, तो बी जी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बी मतलब लड़के और गर्ल सब जानते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो कितना हुआ ये अनुपात, 3:2। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कल, सबसे पहले उस बात पे आते हैं। हमने आपको ये बताया कि अगर अनुपात दिया हो तो प्रतिशत निकालने में कोई समस्या नहीं है। कल हमने बिल्कुल इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था कि दोस्तों अगर यहाँ पे मैं लड़कों का अनुपात प्रतिशत चाहूँ तो मैं कहूँगा कि 3 ऊपर रख लो, अनुपात के जोड़ के 3 और 5 यहाँ रख लो और गुणा टोटल 100 कर दो, और ये कह दूंगा कि 5 दूनी 10 20 थी 60% क्या है दोस्तों, लड़के हैं। तो दोस्तों प्रतिशत अनुपात से निकाला जा सकता है। अब दोस्तों आप ये कहो कि मैंने इस तरीके से 60 निकाला, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से 30 लिख दूँ और इसे 20 कर दूँ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अनुपात क्या है, वो सरलतम रूप है जिसे आगे सरल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अनुपात है वो वास्तविक मान नहीं है। ये 30 का और 20 का भी अनुपात अगर 0 काट दूँ वही बैठेगा। दोस्तों मैं इसे 300 और 200 भी समझ सकता हूँ। तो दोस्तों ये बात चर्चा मैं कर क्यों रहा हूँ, ताकि दोस्तों हमें ये समझ में आए कि असल में ये वास्तविक नंबर तो है नहीं। लड़की क्लास में स्कूल में 3 नहीं है, लड़कियां 2 नहीं है, यानी कि जो भी संख्या है उसको सबसे सरल करके इस अनुपात में प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों इस मान से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें अगर हम किसी संख्या की गुणा कर दें 30 और 20 उस मान पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मतलब जैसे 100 से कर दें 300 और 200 उस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अनुपात को हम जो का तो रखें, या इसमें अपनी सुविधा के अनुसार किसी संख्या से गुणा करने की अगर आवश्यकता हो तो उससे गुणा कर लें, तो इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, प्रतिशत तब भी आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं इसे 30 से करके दूँ 20 से कर दूँ, दो देखो 30 और बटे में दोस्तों कितना 50 और गुणा में कितना दोस्तों 100। अब बताओ 0 कट गई, 5 दूनी दी कितना हुआ दोस्तों 10 और 20 थी 60। तो दोस्तों इस तरीके से भी कितना आया 60 ही आया। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये मैं इसलिए दे रहा हूँ फिलहाल सवाल को कराने से पहले, ताकि डिटेल ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो आंकड़ा है 3:2, या तो हम इसी पे कैलकुलेशन कर लें
अगर मैं इसे ऐसा सरल लगता है, या फिर दोस्तों जैसे मैंने यहाँ 30 या 20 लिखा या 300 या 200 लिखूँ तो भी सवाल इस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझा, तो दोस्तों आवश्यकता आगे समझेंगे। फिलहाल अनुपात 3:2 दिया था। तो आगे कहा यदि लड़कों का कितना दोस्तों 20%, तो लड़कों का कितना दोस्तों 20%। यहाँ पे मैंने नीचे 20% लिखा। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये आंकड़ा है जिन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिन्हें दोस्तों छात्रवृत्ति क्या है मिली है, ये उनके बारे में आंकड़ा है। ठीक है, तो लड़कों में दोस्तों कितना 20% और लड़कियों में दोस्तों कितना 30% को छात्रवृत्ति मिल रही। तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने छात्र हैं? तो दोस्तों लड़के अपने आप में 100% हैं, तो उनमें से तब 20% कहा गया कि 100 में से 20 को नहीं मिली है। तो लड़के अगर अपने आप में 100 हैं तब उनमें से 20 को मिली है। तो दोस्तों उनमें से तब कितनों को नहीं मिली है? 80% को नहीं मिली है, नहीं मिली। छात्रवृत्ति नहीं मिली कितनों को? 80% को। जब मैं केवल लड़के लड़कों की बात कर रहा हूँ, अभी दोस्तों मैं पूरे स्कूल के विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा, वरना टोटल विद्यार्थी 100% मानने होंगे उस समय। दोस्तों यहाँ 20% का मतलब है, देखिए प्रतिशत लगाए तो सीधे सीधे इसी के बारे में बात हुई। लड़कों का 20% यानी कि लड़के अगर 100 हैं तो 20 है। तो दोस्तों अगर लड़के 100 हैं तो 20 को मिली है, और इसका मतलब 80 को नहीं मिली है। और दोस्तों अगर लड़कियां 100 हैं तो उनमें से 30 को मिली है, और कितनों को नहीं मिली है? 70% को नहीं मिली है। तो दोस्तों अब ये आंकड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बताना ये है कि छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने हैं। तो इस तरीके से छात्रवृत्ति मिलने वाले आंकड़े से हमने नहीं मिलने वाले आंकड़े प्राप्त किए। 20 वाले मिलने वाले थे तो 80 नहीं मिलने वाले हुए, 30% मिलने वाले थे तो 70% नहीं मिलने वाले। अब देखिए दोस्तों, हमें उनका प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत। अब प्रतिशत इस आंकड़े से भी निकल सकता है दोस्तों, और मैंने जैसे कहा कि इसमें थोड़ा बदलाव कर ले तब भी निकल सकता है। जैसे मैं इसको 30 कर लूँ और इसको क्या कर लूँ 20। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 30 में से 80% को नहीं मिली, तो 30 का 80% कितना हुआ दोस्तों? प्रतिशत से 2 जीरो काट दी, 8 दिए 24। इसका मतलब 30 में से 24 लड़कों को नहीं मिली है। और दोस्तों अगर मैं 20 लूँ तो मुझे सुविधा है ना इस तरीके से कैलकुलेशन करने से, वरना मैं 2 लूँगा तो 8 से 24 और 2.4 आवेगा, आंसर तब भी आ जाएगा। पर मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ दोस्तों। प्रतिशत से 2 जीरो काट दी, 7 कितने हुए? 21। तो दोस्तों 20 के मुकाबले माफ़ कीजिएगा 7 दूनी 14 हुए दोस्तों, यहाँ 14 लिखेंगे तो यहाँ पे 14। तो दोस्तों इस तरीके से 14, अदरवाइज यहाँ पे 3 रखते तो यहाँ 2.4 आता। लगता भी नहीं कि लड़के तो 2.4 हो ही नहीं सकते, लेकिन दोस्तों वो तो एक तरीके के आंकड़े हैं, वो तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, रियल आंकड़े नहीं है, और आंसर उससे बिल्कुल सटीक आएगा। तो दोस्तों फिर हमने समझा चलो अपनी सुविधा के लिए हमने 30 ही ले लिया। यहाँ तो 30 का 80% 24 कर लिया, और 20 का 70% 14 हो गया। इस तरीके से दोस्तों 30 लड़के और 20 लड़कियाँ, अर्थात स्कूल में कुल बच्चे कितने हुए? 50। और दोस्तों लड़कों में से तो 24 को नहीं मिली छात्रवृत्ति, लड़कियों में से 14 को। इसका मतलब दोस्तों कितने बच्चों को नहीं मिली? 4 4 8 2 1 3। तो दोस्तों कितने को? 38 को नहीं मिली दोस्तों, नहीं मिली छात्रवृत्ति। और यही बताना कि नहीं मिलने वालों के परसेंटेज, तो 38 को नहीं मिली। कितने में से? जब हमने ये टोटल 50 कर लिए हैं, 3 को 30 बना लिया था और 2 को 20। तो दोस्तों उस समय 38 को नहीं मिली है उस आधार पे, तो 38/50 और दोस्तों कितना 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए 50 दूनी 100 और 38 दूनी कितने होंगे दोस्तों? 8 दूनी 16 यानी कि 76 हो जाएगा। ठीक है, 76%। 2 8 16, 1 हासिल दोस्तों, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? डी हो गया है। और दोस्तों अगर 3 पे और 2 पे करते तो ये आंकड़ा कितना बताया था? 2.4, और ये दोस्तों ये वाला आंकड़ा कितना? 1.4। जोड़ते तो दोस्तों कितना? 3.8 आता, और 3.8 और दोस्तों 3 और 2 जोड़ के कितना आता? 5, और गुणा में दोस्तों कितना? 100। तो दोस्तों डेफिनेटली ये पॉइंट आते ही ये यहाँ पे 50 हो जाता, ये 2 और 38 दूनी कितने हो जाते दोस्तों? 76। तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेम ही चीज़ें रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझने के बाद हमें ये चीज़ों में दिक्कत नहीं आती। थोड़ी सी सुविधा हम अपनी तरफ से मानते हैं जब हमें इन चीज़ों की धीरे धीरे जानकारी हो जाती है। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। 68वां सवाल है, किसी परिवार के चावल, क्या है दोस्तों? किसी परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर, यहाँ पे चावल दिया है, मछली कहा है, और क्या कहा है दोस्तों? तेल पर खर्च होने का जो अनुपात है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले सवाल में कहा कि अगर हमें प्रतिशत बताना होगा तो इस अनुपात को हम अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चाहेंगे तो हम इसे 120, 170 और 30 कर सकेंगे, या तो दोस्तों हम किसी भी नंबर से, मैं 10 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10 में प्रतिशत में क्या होता है दोस्तों? 2 जीरो कटती हैं, तो 1 जीरो तो यहाँ पे हो और 1 जीरो हम लगा लें तो कट जाएगी बड़ी सरलता से हमारी कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो इसमें 2 से भी गुणा कर सकते हैं, इसे 24 बना सकता हूँ, इसे 34, इसे 6 कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं, किसी भी एक संख्या से यहाँ पे सभी नंबरों में गुणा करी जा सकती है दोस्तों। लेकिन हम देखेंगे अपनी सुविधा में, जिससे कि कैलकुलेशन सरल हो, न कि हम अपनी कैलकुलेशन को खराब करने का प्रयास करें। तो दोस्तों चावल, मछली और तेल का खर्च,
तो देखिए दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं चीज़ों को। चावल है और मछली, और इसके अलावा क्या बताया है दोस्तों, तेल बताया है। ठीक है, तो ये बताया चावल मछली तेल पर खर्च का जो क्रमशः कितना है दोस्तों, 12:17 और अनुपात 3 के अनुपात में। आगे क्या कहा है दोस्तों, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि होने पर मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। और सवाल की भाषा अगर अच्छे से समझनी है दोस्तों, तो अच्छे से एक बार और पढ़ सकते हैं कि 20% और 30% इनमें खर्च हुआ, और दोस्तों लास्ट में क्या कहा, वृद्धि होने पर मदों में परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कि दोस्तों इनमें अलग अलग वृद्धि अगर है, ये 20, 30 और 50, और मदों का वृद्धि का मतलब है टोटल कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों देखिए, पहले वाले में कितना कहा, 20%, तो यहाँ मैंने 20 लिख लिया, वृद्धि है मैंने प्लस लगा दिया। और दोस्तों 30% है तो वृद्धि को दिखाने के लिए प्लस लगा दिया। 50% वृद्धि है दोस्तों, वृद्धि दिखाने के लिए प्लस लगा दिया, प्रतिशत में है ये। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 12 है, ये 17 है, और दोस्तों ये कितना है, 3 है, तो दोस्तों टोटल खर्चा कितना बैठेगा, 12, 17 और ये सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और दोस्तों ये तो इसी तरीके से कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, या फिर इसे 120 और 17 या 3, चलिए दोस्तों ऐसे ही कर देते हैं गुणा। क्या दिक्कत आ रही है, इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कभी आपको बार बार लगे कि गुणा ही करनी कोई ज़रूरी बात है, तो ज़रूरत नहीं है। देखिए 12, 17 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 32 हो गए। ठीक है, 17 और 3 20 और 12 कितने दोस्तों, 32। यानी कि अगर चावल, यही मान के चलिए कि चावल का रेट 12 ही है, मछली 17 रुपये की है, और तेल कितने हैं, 3 रुपये। इस तरीके से टोटल खर्चा जो है दोस्तों, कुल जो है वो 32 रुपये खर्च होते हैं। अब 12 पे अगर 20% बढ़े तो 12 का 20%, 12 का दोस्तों 20%, तो दोस्तों देखो परसेंट से 2 जीरो कटनी, एक तो जीरो एक कट गई, और 12 दूनी 24, एक जीरो बच रही, उसके लिए पॉइंट लगा दो, तो 2.4 आ गया। अब देखो दोस्तों 17 का 30%, दोस्तों अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ में कम आवे तो क्या करेंगे, दोबारा से अच्छे से यहाँ पे सोल्व करके देख लेंगे। कैसे कि 12 गुणा 20 और प्रतिशत के लिए बटे 100, एक जीरो काट दी, 12 दूनी 24, 24 का बटे में 10 बचा हुआ है, उसके लिए पॉइंट लगा दिया, 2.4 कर दिया। इस तरीके से पूरे विस्तार में कैलकुलेशन देख लेंगे करके। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, वरना याद रखें प्रतिशत में 2 जीरो छिपी होती है, तो एक जीरो काट दी तो एक बची, तो वो यहाँ लगा दिया। 1% में जीरो बची, 17 51, और एक बची है दोस्तों वो यहाँ लगा दिया। ठीक है, इतना समझिए। और दोस्तों इस तरीके से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, 3 गुणा 50, तो दोस्तों कितना करिएगा, 3 गुणा 50%, तो एक जीरो काट दीजिए, और 3 पंजे 15, 1.5। तो देखिए दोस्तों 12 पे इतने बढ़े 2.4, इसमें कितने बढ़े 5.1, और इसमें कितने बढ़े 1.5। तो दोस्तों कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई, अब 2.4, 5.1, 1.5 को जोड़िए। देखिए चलिए यहीं पे मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंटों में है इसलिए मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। दोस्तों 2.4 और ये कितना है, 5.1 है, और 1.5 है। तो दोस्तों 5 और 1, 4 और 1 5, 5 5 10 और जीरो हुई, और पॉइंट के सामने पॉइंट लगा, एक हासिल गया दोस्तों। तो 2 और 5 7 और 1 8 और 1 दोस्तों कितना, 9। तो इस तरीके से वृद्धि कितने की है दोस्तों, 9 की है। तो टोटल हमने यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों, 9 लिख लिया। ठीक है, तो 9 की वृद्धि। तो दोस्तों कितने की वृद्धि, 9 की। किस पे वृद्धि दोस्तों, 32 पे। तो बट्टे में कितना लिखा दोस्तों, 32, और गुणा क्या कर दिया, अब बताइए 100। तो क्या समझे इतनी बात को कि दोस्तों चावल का रेट हमने 12 ही मान लिया, मछली 17 की ही मान ली, और तेल 3 का ही। अगर इस पे 20 रुपये बढ़े तो दोस्तों 2.4 बढ़े, और यहाँ पे 30% बढ़े तो दोस्तों 5.1 बढ़े, यहाँ पे 3 बढ़े तो दोस्तों 1.5 बढ़े। तो इस तरीके से दोस्तों 12, 17, 3 यानी कि 32 रुपये पहले रेट था, और 2.4, 5.1 और 1.5 जुड़ गया, यानी कि दोस्तों 9 रुपये की खर्च में कुल वृद्धि हुई है। तो 9 रुपये की वृद्धि हुई है। ये पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो 9 की वृद्धि 32 पे हुई है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मैं गुणा कर रहा हूँ। अब देखिए 4 से अगर मैं इसे काट दूँ दोस्तों, तो 4 अट्ठे 32 बैठते हैं, और 4 से ही कर गया कितनी बार, 25 बार। अब बताइए दोस्तों 25 में कितने, 225। ठीक है दोस्तों, और बटे में कितना दोस्तों, 8। तो 225 बटे 8, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन बड़ी सरलता से समझ आ जाएगी दोस्तों। 8 दूनी कितने होंगे, 16, और दोस्तों बचेंगे कितने 16 के बाद यहाँ पे कितने बचेंगे दोस्तों, 6। तो 64, 8 अठी 64, और एक बचा है दोस्तों क्योंकि 65 थे यहाँ पे, 1/8%। दोस्तों अगर ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं समझ में आई हो तो भाग करके देख लेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको कई बार करके बताया भी है, तो ये याद रखेंगे। तो 28 से ही 1/8%, तो आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, डी। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और इस सवाल में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें समझनी है वो अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए या विस्तार से समझते हुए बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देखिए दोस्तों
अगर हम ये सोचें कि पहले दिन ही कि अब इतनी विस्तार से क्या पेपर में करेंगे, तो दोस्तों क्या आप बताओ, अगर आप पहले दिन रेस पे गए तो जैसे पहले दिन दौड़ोगे वैसे ही दौड़ते हो? नहीं, समय के अनुसार जैसे जैसे समय हम किसी चीज़ में देते चले जाते हैं तो दोस्तों हमारी परफॉर्मेंस सुधरती जाती है, चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। कैलकुलेशन जो चीज़ें अभी हमें इतनी डिटेल में करनी पड़ रही है, भाग करनी पड़ रही है, वे चीज़ें दिमाग का प्रोसेसिंग इतना तेज़ हो जाता है कि आपकी पेन से पहले दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं और दोस्तों ये चीज़ें धीरे धीरे फास्ट होने चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर पहले ही सवाल दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा भाषा को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो ये दिक्कत करेंगी। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रख के अच्छे से डिटेल में चीज़ें हम समझ के चल रहे हैं। और दोस्तों देखिए, अब कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताया करें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है वो बतावें, ठीक है? क्योंकि आपकी कमेंट से हमारा हौसला कई गुना बढ़ता है अगली वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों हौसला मिलता है हमें भी कि हाँ कि वीडियो पसंद की जा रही है, या जो भी आप अगर सुझाव देंगे हम ज़रूर लेंगे उन्हें, तो उससे हमें पता लगता है दोस्तों कि क्या रिस्पॉन्स है इन चीज़ों का, ठीक है? हम अपने को और सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करनी तथा 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न जो है वह 4/15 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है वो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना सरल है और कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है कि हमें कहा गया कि भिन्न बताइए प्रारंभिक। तो दोस्तों हम सब जानते हैं भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। अब देखिए दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी। अब देखिए दोस्तों, अगर भिन्न को मैं अंश को x कह दूं और वृद्धि को अगर ऐसे लिखूं कि x का 140/100 आवेगा फिर अलग से, ठीक है दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर और डिटेल में समझे कि देखिए ये अपने आप में कहीं ना कहीं परसेंटेज मान 100 है, और अगर उसमें 140 की वृद्धि कर दें दोस्तों, तो 100 की बजाय 140 जोड़ने के बाद तुरंत हम यहाँ कितना लिख दें, हम यहाँ 240% लिख दें दोस्तों, कि तो यहाँ पे हमें प्लस नहीं लगाना पड़ेगा। वृद्धि को हम प्लस से दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमने अंश को 100% मान लिया, और दोस्तों अगर 240% सीधे ही निकाल दें तो टोटल जो जुड़ के आवेगा, जैसे 100 यहाँ गए 100x और 140 तो 240 ही आवेगा। और क्योंकि हम x का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाना चाह रहे कि अंश अपने आप में 100 है और 140 की वृद्धि के बाद वो 240% हो जाएगा। तो दोस्तों समझे, और यहाँ पे मेन क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि वृद्धि में जैसे हम अक्सर जोड़ेंगे चीज़ों को, दोस्तों जोड़ी यहाँ भी है, समझिए कि 100 में 140 जोड़ दिया, इसलिए यहाँ बीच में प्लस नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया कि या तो अंश का 140% अलग से निकाल लूँ उसे जोड़ूँ तब करूँ, या अंश के ही गुणा में अंश का डायरेक्ट 240% निकाल दूँ तो 140 की वृद्धि होकर जो टोटल आएगा वो तुरंत ही निकल जा रहा है। और इसी तरीके से दोस्तों हर में 150 की वृद्धि करने पर ये प्राप्त हुआ। तो अब देखिए हर के बारे में समझिए कि हर में आपने कितने की वृद्धि करी, 150 की, तो या तो अलग से निकालिए 150 फिर उसको जोड़िए, या दोस्तों सीधे सीधे 100 में ही जोड़ लीजिए कि हर भी अपने आप में 100% होगा और 150 की वृद्धि के बाद वो कितने प्रतिशत हो गया, 250%। तो सीधे हर का 250% निकालने पर दोस्तों 150% की वृद्धि निकल जाएगी। इतना समझिए, तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए, और ऐसा करने के बाद आपकी भिन्न कितने के बराबर हुई दोस्तों, 4/15 के। तो दोस्तों अंश का 140 की वृद्धि यानी कि 240% सीधे सीधे, और हर में 150 की वृद्धि 250 सीधे सीधे। तो प्रतिशत निकालिए, 0 निकालिए। अब देखिए इनको उधर भेज दीजिए और आपका अंश बटे हर यानी कि मूल भिन्न तो यही होगी ना, अंश बटे हर, तो इसका मान बड़ी सरलता से आ रहा है। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 15, और देखिए 25 कहाँ जाएगा दोस्तों, गुणा में, तो गुणा में ऊपर 25 भेज दिया, और ये 24 बटे में दोस्तों भेज दिया इस तरीके से। अब बताओ 5 पंजे 25, तो 5 तिये 15 और 4 6 दोस्तों कितना 24, तो दोस्तों ऊपर कितना 5 और नीचे गुणा कर दीजिए, 6 तिये 18। दोस्तों कितना आया, देखिए 6 तिये 18 हो गए, तो 5/18 हो गया। इसका मतलब क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर आया है 5/18। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और बिल्कुल वैसा ही सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी समझा है। और दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि भिन्न क्या होगी, उसी रूप में जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अंश बटे हर के रूप में हमारी कोई भिन्न है। और दोस्तों जैसे कि इन्होंने इस बार भी कहा कि 250 की वृद्धि, तो दोस्तों हमने पिछली बार की तरह जैसे कि हमने कहा कि अंश अपने आप में 100% तो होगा ही, और वृद्धि को क्यों ना हम
अलग से ही जोड़ लें और यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दे दोस्तों 350% निकाल दें, या तो हम 250% अलग निकाल के जोड़ें, या दोस्तों अंश का सीधे सीधे कितने परसेंट निकाल लें 350%। तो दोस्तों 250% जुड़ के आ जाएगा, क्योंकि अंश अपने आप में 100 है, 250 और जुड़ गया तो 350% निकाल दो, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा चीज़ें। और इसी तरीके से दोस्तों तो 100 ये और 400 की वृद्धि हर में हुई, तो दोस्तों कितने परसेंट निकाल दे सीधे सीधे 500%। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर दीजिए 500% कर दीजिए। तो दोस्तों क्या आपको ये 250 की वजह से 350 और 400 की वजह से 100 जोड़ने के बाद कितना 500, तो दोस्तों कितने के बराबर 7/19 के बराबर। अब देखिए दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 0 से 0 काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 35 और दोस्तों 5 से कटा तो 10 बार। अब बताइए दोस्तों अंश बटे हर कितनी सरलता से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अंश बटे हर देखिए यहाँ कितना है 7/19, गुणा किससे करेंगे आप, ये 10 जो है ऊपर गुणा में जाएगा दोस्तों, और ये जो 7 है वो क्या आएगा बटे में। तो दोस्तों 7 से 7 कट गया, 10 और 19 में से कुछ नहीं कटता, इसलिए 10/19 ही आपका क्या हुआ दोस्तों आंसर, जो कि कहाँ मौजूद है ऑप्शन ए में ही मौजूद है। तो दोस्तों आज हमने ये 10 सवाल किए हैं और उम्मीद है आपको ये चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। तो वीडियो को दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।